एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, तो क्या बोल रहा था? हेक्साल, एक्साइल। नींद में है क्या? चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल पोजीशंस। क्या पढ़ेंगे अभी? जनरल पोजीशन। प्रीवियस क्लासेस में इसका वो दे दिया था ना, तो लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to dipole। कौन सा कंडीशन अपने को लेना है यहाँ पे? जनरल कंडीशन था क्या? पोजीशन था। क्या था? पोजीशन। याद है? चलो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? लिखो मत, देखो डायग्राम वगैरह क्लियर क्लियर कर दिया था ना, फिर से कराने की जरूरत नहीं है ना। याद है ना? मैं तुम लोगों से पूछ भी लेता हूँ ना, याद है कि नहीं याद? ठीक, याद है सबको कि भूल भूल से गए? ठीक, यहाँ पे ए है और ए क्या है? बी। ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर है। याद है? एक बार हम क्या कर रहे थे, इसको एक्सियल फॉर्म ले रहे थे। ठीक, एक्सियल में इसको क्या ले लेते? ए डिश और बी डिश। तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया था? माइनस क्यूब। फिर एक बार क्या किए थे इसको? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए क्या किए थे? इसके परपेंडिकुलर। याद है? परपेंडिकुलर में फिर 2 पॉइंट आएगा, मतलब बी डबल डैश, ए डबल डैश, यहाँ प्लस क्यूब और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो निखिल ये बताओ, हमारे पास 3 चीजें, ए बी, ए डैश बी डैश, और ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो इनमें से ए बी क्या है? कौन सा पोजीशन है? हम 3 पोजीशंस पे डिस्कस कर रहे हैं, ये तीसरा पोजीशन है। एक का एक्सियल पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। सेकंड है ब्रॉड साइड पोजीशन, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। थर्ड है जनरल पोजीशन। और तीनों पोजीशन यहाँ पे मेंशन्ड है, और प्रीवियस क्लासेस में उसको मैं डिस्कस कर दिया था बड़े अच्छे से कि कौन सा पोजीशन कौन सा है। तो अभी तुमको ये बताना है कि ए डैश बी डैश इसमें क्या है। एक्सिस में है, ध्यान रख, मतलब हिंट भी दे दिया। ठीक है, हाँ हाँ, ये भी ये है ना भाई? हाँ, तो मैं ए भी पूछा, तुम बताओ। एक्सियल है, वेरी गुड। कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता? सही बोलना है। हाँ, ये जनरल है, याद करो। ये जो था वो एक्सियल था, ये ब्रॉड साइड था, मतलब इक्वेटोरियल था। ठीक है, तो हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करना है? जनरल में। तो हम जनरल कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में। तो अपने को एक रेफरेंस पॉइंट लेना है ना, तो रेफरेंस हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? एक्सियल के अकॉर्डिंग। कल बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था ना। तो उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा? थीटा। बैठ जाओ आप, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? अब बात ये होती है ना कि अगर ये पी है, इसका अगर डायमेंशन की बात करूं तो ये पी है। क्या है ये? इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, किसका? ए बी का। तो जब इसमें लूंगा तो वो पी क्या हो जाएगा? पी के साथ कॉस थीटा आएगा। कनेक्टेड एंगल हमेशा क्या बनाता है? कॉस बनाता है। इसके साथ लूंगा तो क्या आएगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? पी साइन थीटा। एक क्या होगा? हालांकि एक बात याद रखना, जब डायरेक्शन फैक्टर लेते हैं तब वेक्टर नहीं लेते हैं, मैं लिख दिया हूँ, आप समझ जाना बस। तो ये पी कॉस थीटा और ये क्या होगा? पी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम्हारी बारी, तुम खड़ी हो जाओ और ये बताओ, इस जगह पे यहाँ से जो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं स्मॉल आर। कितना ले लिए? स्मॉल आर। स्मॉल आर पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, वहां पे अपने को क्या करना? नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तुमको ये बोलना है कि जो एक्सियल पोजीशंस के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है। ये एक्सियल पोजीशंस है, एक्सियल पोजीशंस में जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है?
वो तो इसका होता माता, नेगेटिव से पॉजिटिव पी का होता डायरेक्शन। याद करो एक्सेल में मैंने लास्ट में लिखा था एज अ सेम डायरेक्शन। कैसे कर रही हो तुम, बता भी नहीं रही हो, नहीं पड़ता है ना। इसका क्या होगा, सेम डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1। ये E1 किसको डिफाइन करता है, ये E1 डिफाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन को डिफाइन करता है। अब ये चल रहा है इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का यहाँ पे जो इफेक्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इक्वेटोरियल में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं, डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं। ठीक है, शेख तौहिद, तौहिद रजा कैसा चल रहा है, नहीं याद है, पढ़ते नहीं हो यार, पढ़ के आया करो। बताया था ना अपोजिट डायरेक्शन, कहाँ पे पिछली क्लास में निकाले हम उसको देखो तो ये क्या होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। और दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री, तो ये हो गया 90। तो इसका रिजल्टेंट आएगा इधर ई, ये होगा E2। बात समझ में आया, नहीं आया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, समझ में आ गया यार। इसका डायरेक्शन पी का डायरेक्शन इधर होगा, पी का डायरेक्शन इधर क्यों होगा, क्योंकि हमेशा नीचे होता है, ऐसा नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो पी का डायरेक्शन इधर हो गया, नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसके अपोजिट था। ब्रॉड साइड वाले में निकाल के देखना, इसमें पी का डायरेक्शन किधर होगा, फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसमें जब एंड ऑन पोजिशन में देखे होंगे तो उसमें डायरेक्शन क्या था, बाहर की ओर था। पढ़े होंगे तब क्लिक करेगा, नहीं तो क्लिक नहीं करेगा। समझ में आ गया डायग्राम, ये डायग्राम मैंने प्रीवियस क्लासेस में ही बता दिया था, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे साथ साथ लिख सकते हो, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, लिखते चले जाओ मेरे साथ, कंसिस्टिंग विद द चार्ज, विथ द चार्ज प्लस Q and minus Q, and distance between them, and distance between them भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, placed at 2L डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2L डिस्टेंस, we have to determine field intensity at a point P due to axial and broadside। ठीक है, ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस at a point P due to axial मैं तो अच्छे से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो वो एक्सियल बोलेगा, ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, टू डिफरेंट पोजीशन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, इतना लिखना पड़ेगा, नहीं लिख पाएंगे यार, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया होगा बड़े अच्छे से। अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल पोजीशंस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल पोजीशंस। क्या बताओ क्या होगा एक्सियल पोजीशंस का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम इंटेंसिटी क्या लेके चल रहे हैं, E1 याद है, E1 याद है ना, इसका इंटेंसिटी क्या है E1। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 P/RQ। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हमेशा क्या लेते हैं, RQ, याद है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है,
एक्शियल में पी नहीं चल रहा है, एक्शियल में पी के साथ कॉस भी चल रहा है। नहीं समझ में आया क्या? तो ये हो गया कॉस थीटा। कितने लोगों को यहां तक डाइजेस्ट हो गया? 100%। क्लिक ना, कहीं पे डाउट है? बन जाएगा? उस नहीं बनेगा? सेम हम किसके लिए निकालेंगे? दूसरे के लिए। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? अभी लिखो मत, सिर्फ देखो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? पॉइंट P, ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन निकाल रहे हैं? पोजीशन। क्या था इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला? ये E2 निकालते हैं, 1/4πε0 P/r3। एक चीज हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब हम क्या करेंगे? देन द नेट इनसाइड, मतलब इसका इफेक्ट इस जगह पे E1 है, इसका इफेक्ट इस जगह पे E2 है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? है ना? तो किधर जाएगा ये निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिखें देन द नेट इंटेंसिटी। देखो कैसे निकालते हैं। आप अगर गौर करोगे ना, तो ये इधर जा रहा है E1 और इधर क्या जा रहा है? E2। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? और ये इधर निकालेंगे E, ठीक, E निकलेगा। तो E के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, E² इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़े होंगे, E2² 2E1 E2 cos थीटा। 11th में पढ़े होंगे वेक्टर में पैरेललोग्राम थ्योरम। पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं, क्या दिक्कत है? तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बचा? E1²। ये क्या है? 90 क्यों हो रहा है वहां पे? 90 क्यों हो रहा है बता सकते हो? एक्शियल का मतलब हॉरिजॉन्टल, और उसका मतलब वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना डिग्री बनता है? तो इसीलिए वहां पे क्या पुट किया? 90। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0। तो यहां पे क्या हो गया? E² E1² और क्या होगा? E2², 2E1 E2 और क्या रख रहे हैं? 0। 0 से मल्टीप्लाइड होगा, होल टर्म आर 0। तो E² इज इक्वल टू, फाइनली वी गेट E1 और E2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बन जाएगा यहां तक? अब E1 का वैल्यू क्या था? प्रीवियस हमने निकाल रखा है। E1 का वैल्यू तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, 1/4πε0 2P cos थीटा बाय r3। कोई दिक्कत? स्क्वायर चल रहा, प्लस E1 का वैल्यू यहीं पे है, 1/4πε0 P sin थीटा बाय r3 बाय होल। नहीं समझ में? इसमें कुछ ना सिमिलर वैल्यूज है, तो मैं थोड़ा सा कुछ करेक्शन करने वाला हूं। तो देखो, मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/4πε0 P/r3 को अलग किया और cos थीटा, 2 cos थीटा को अलग कर दिया, सेपरेट कर रहा हूं अभी, है ना? अभी क्या नहीं कर लेना। और यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं? 1/4πε0 P/r3 और साथ में क्या चल रहा है? साइन थीटा। ऐसा होल स्क्वायर दिख रहा है ना? ये स्क्वायर पूरे इस टर्म पे आएगा और इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर पूरे इस टर्म पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, ठीक। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करके इसको लिख रहा हूं। कैसा लिख रहा हूं? 1/4πε0 P/r3 और इस पूरे का क्या चल रहा है? स्क्वायर। और साथ में यहाँ पे क्या बचा? 2 cos थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली वो इस पे भी आएगा, 1/4πε0 P/r3 का स्क्वायर और साथ में साइन थीटा का स्क्वायर। कितने लोगों को लगता है यहां तक बन जाएगा? नहीं बनेगा? और पता, डायरेक्शन ही नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, दिखा ना? क्या कॉमन दिखा? 1/4πε0 P/r3 का होल स्क्वायर और यहां पे होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस यहां तक देख लो, क्लियर है क्या? क्लियर है? कहीं डाउट है? आसान है, बहुत आसान है। अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं। तो जब स्क्वायर हटा दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? रूट।
और रूट में क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ का होल स्क्वायर चल रहा था, अंदर चल रहा था 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यार ये स्क्वायर में है ना तो बाहर आ जाएगा, आता है ना, तो 1/4 पाई और ये क्या होगा P/RQ। और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया यार, ये 4 टाइम है, उसको 3 टाइम प्लस 1 टाइम लिख सकता हूं ना। ऐसा क्यों किया हूं निखिल बोल, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाता है ना, तो इसीलिए हमने कर दिया। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा फाइनल वैल्यू, ये हमारा फाइनल वैल्यू क्या है 3 + 1। क्लियर, ये हमारा कौन सा वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो देख लो कितने लोगों को लगता है यहां तक बन जाएगा, नहीं बनेगा। डायग्राम कंस्ट्रक्शंस विथ डेरिवेशंस कंप्लीट है। चलो कुछ थोड़ा सा हम कंडीशंस बनाते हैं, कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। फर्स्ट कंडीशंस फर्स्ट इन एक्सियल पोजीशन, मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। हाँ, एक्सियल पोजीशंस में डायग्राम को गौर से देखो, और एक्सियल पोजीशंस में थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक्सियल बोलते हैं दिमाग की बत्ती जलती है कि वो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशंस का मतलब इस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, एक्सिस में होना चाहिए, ठीक। तो एक्सियल में लाऊंगा मतलब ये पी को कहाँ लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब पी को इधर लेके आओगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कौन सा आंख है भाई तेरे पास, ये थीटा, ये दिख रहा है ना थीटा, जब तू लाएगा तो क्या होगा 180 हो रहा है ना, 180 बना रहा ना, 0 बना रहा है यार, कैसा करते हो तुम लोग, नहीं समझ में आया। अरे यार कुछ लाई नहीं कर रहा, वो कम हो रहा है, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, कम होता, खत्म हो गया, 0 हो गया। नहीं समझ में आया, निखिल को नहीं आया, क्या बोल रहा है, तो फिर वो कैसे 180 और 90 कुछ भी बोल दे, डायग्राम को क्यों टर्न करेगा। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा एक्सियल पोजीशंस में, अभी ये एक्सियल पोजीशंस में आ गया ना, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत बोलना भाई प्लीज ना, थीटा का वैल्यू क्या होगा 0। तो उस कंडीशंस में इस फॉर्मूले में रखोगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ। यार जनरल का मतलब क्या है, पहले ये बता दो जनरल का मतलब क्या है। जनरल का मतलब ना तो वो किस में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ना वो वर्टिकल में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। मतलब इसमें दोनों के फैक्टर्स डिपेंडेंट है, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल का भी कंट्रीब्यूशन है और वर्टिकल का भी कंट्रीब्यूशन। मतलब इस एक फार्मूले से मैं हॉरिजॉन्टल को भी डिफाइन कर सकता हूँ और वर्टिकल को भी डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब एक्सियल को भी डिफाइन कर सकता हूँ और किसको डिफाइन कर सकता हूँ, इक्वेटोरियल को डिफाइन कर सकता हूँ। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला मिला, तो अब अगर मैं क्या करता हूँ इस फार्मूले में अगर इसको ला के रखता हूँ तो ये दोनों को डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 0 लिख लिया, और हम जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू 0 है ना, क्या होता है, अरे मैं तो 0 लिखा हूं ना, P/, क्या होगा RQ। तो यहाँ पे 3, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 + 2, 3 + 2, अरे बोलो ना 4, और 4 का क्या आ गया। तो ये फार्मूला कभी देखे थे क्या, किसमें देखे थे, ये एक्सियल पोजीशंस का देखे थे। मतलब ये एक ऐसा फार्मूला मिला जो एक्सियल को भी डिफाइन किया। अब ये किसको डिफाइन करेगा, इक्वेटोरियल को। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 इन इक्वेटोरियल लिख लोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशंस में थीटा का वैल्यू जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बता निखिल, ऐसा है। और इस पोजीशन मतलब इस पी को इक्वेटोरियल में लाने के लिए कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, ऐसे लेके आना पड़ेगा, है ना, इधर ही लेके आना पड़ेगा ऐसे ही लेके आना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू कहाँ बनेगा 90, कहाँ बनेगा 90, इधर बनेगा ना, इधर नहीं बनेगा उधर बनेगा, बोल रहा है कहाँ बनेगा 90, वहीं पे ना। वेट, नवीन बोल भाई कहाँ बनेगा, वहीं बनेगा ना, तू बोल दोस्त। अरे जो थीटा है वो बनेगा ना भाई 90, देख थीटा देख, छोटा सा एंगल है, पीक को इधर लेके आ जाऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, ये यहां से कितना बन जाएगा, कैसे बोलता उधर बनेगा उधर बनेगा, क्यों नहीं समझ में आया था फिर। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90। फॉर्मूला कितने लोगों को याद है बताओ, पी, पी था 2p नहीं था,
पी बाय, अरे पी था बोल रहा हूं तो, कॉस 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 1, पी बाय क्या हो गया आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 3, 0 प्लस 1 तो कितना होगा 31। नहीं हुआ क्या? अरे 3 प्लस 0 30 प्लस 1 कैसे 1 होगा? हाँ, पी बाय आर क्यूब, ये किसका फॉर्मूला है? तो मतलब हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो दोनों को डिफाइन करता है। कहाँ से लिखना बाकी बचा है? जल्दी जल्दी लिखेंगे। डन, बोलना चाहिए ना। अरे देख के क्यों लिख रहे हो, खुद से बनाओ ना, जल्दी जल्दी बनेगा एकदम। कैलकुलेशन तो है यार, एकदम आसान से बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी करें। ओके।
हो गया ना, कर लोगे ना? फिर को कर लो। अब एक ही डेरिवेशन पूरे क्लास में पढ़ोगे क्या? नहीं, नहीं होगा। देख लो कहाँ अटक रहे हो, बताओ। लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। लिखने का काम जल्दी जल्दी क्या करो, घर जाकर अलग अलग से भले ही नोट्स बना लेना। ओके, बस सेम कॉमन लेना है और सेपरेट कर देना। डन। कहाँ अटका? देख रहा है? देख लो, देख, आराम से देख लो और कंफर्म हो जाओ। जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया? हो गया? एक बार थीटा इज इक्वल टू 0 रख लो एक्सीएल में, और ब्रॉड साइड में क्या कर लेना, इक्वेटोरियल में वो रख लेना, थीटा इज इक्वल टू 90। कर लोगे? कर लोगे ना? चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं ना। चलो अब रुक जाओ, लिखो मत, अब देखो यहाँ पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक, यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप में होता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो टाइप में होता है। कितने टाइप में होता है? एक होता है दो टाइप में होता है। एक होता है यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? सुने नाम? नहीं सुने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सुने नाम? क्या होता है? और एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, समझ लो अच्छे से। अब इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, ध्यान पे रखो। सबसे पहले आप समझते हैं एक एक चीज, लिखेंगे नहीं, समझेंगे पहले ना। मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट आप लिखेंगे। फर्स्ट अभी देखो कैसे कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं जिसको ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। आया निखिल? नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा है, आएगा? कब आएगा?
निखिल कब आएगा? एक आध साल लगेगा बोलता है। इसी साल आएगा। ठीक। चलो, ये क्या क्या चीज दिख रहा है इसमें? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रुको लिखो मत अभी, देखो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको भी देखो। निखिल ये भी पैरेलल है, दिख रहा है ना भाई? पैरेलल तो है ना? आँख खराब है तेरा। ऐसे। ठीक। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो जाएंगे, क्या होंगे? पैरेलल। और इसमें क्या है, नॉन पैरेलल। ये पैरेलल है क्या? तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? whenever the electric line of forces parallel together, that means that electric field showing uniform electric field। क्या शो करता है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अब समझना चाहिए, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा, किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा, अगर यहां पे मान लो इंटेंसिटी कितना 10 न्यूटन पर कूलम है, तो आप किसी भी जगह पे जाओगे इंटेंसिटी क्या होगा? 10 न्यूटन पर कूलम होगा। याद आया मेरी बात? तो मतलब सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? inside of the uniform electric field each and every point the intensity of electric field are same। नहीं समझ में आया? पक्का बोल। आया आया बोल। बोलना। ऐसे ही लिखेगा तू, मतलब वो इंग्लिश में ऐसा लिखेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ऐसे लिखेगा जैसे मैसेज करते हैं वैसे लिखेगा। फिर इंग्लिश में तो बोलना पड़ेगा ना। लिख ले पहले फिर बोलना। फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग ऐसे ही डालना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, फिर यूनिफॉर्म हेडिंग डाल के लिखो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों लिखो और यूनिफॉर्म हेडिंग डाल के लिखो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल के लिखो। लिखो, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टुगेदर। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टुगेदर। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टुगेदर, टुगेदर। It's showing uniform electric field। It's showing uniform electric field। हो गया? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, inside of the uniform electric field, inside of the uniform electric field, each and every point, each and every point having same intensity of electric field, each and every point having same intensity of electric field। हो गया? इस डायग्राम को बना लेना उसके नीचे, इस डायग्राम को बना लो। अब इसका डेफिनेशन तो खुद से लिख सकते हो ना। ये क्या होगा? पैरेलल, तो ये क्या होगा? नॉन पैरेलल। और इसके हर जगह पे इंटेंसिटी सेम होगा कि ज्यादा होगा? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ ये से निखिल बोलेगा, नहीं निखिल का पड़ोसी बोलेगा, चल बता भाई। भाई तेरे पास, तुम बोलोगे, चलो खड़े हो जाओ। 3 पॉइंट ए बी सी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होगा? सब जगह डिफरेंट होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ए पे। क्यों? क्योंकि वो पास पास है लाइंस, और यहाँ लाइंस दूर दूर होते जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा? कम होता जाएगा। बहुत बढ़िया, बैठो लिख लोगे ना डेफिनेशन? इसे खुद से बना लोगे? नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, हेडिंग डाल के इसको भी लिख लेना डेफिनेशन और वो। डन? बढ़े आगे। हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डन है ना निखिल? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो 12th के परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कर रहे हैं अपन, टॉर्क टॉर्क क्या होता है, सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगा। हम एक डाइपोल को कहाँ पे ला के रख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अभी बंद करें कॉपी और पूरा टेंशन बोर्ड पे, बंद करें कॉपी और पूरा टेंशन इन बोर्ड। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से, ठीक है निखिल? नहीं सीखेगा क्या बोलता, नहीं सीखूंगा? ठीक है, अच्छे से समझ लो, बहुत बोर्ड के परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। एक और खींच लेता हूँ। ठीक है, देखो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर जगह पे इंटेंसिटी सेम होगा। देख के पता चलता है क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, दिखता है ना। चलो, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी ना, हमेशा याद रखना, ये ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, नेगेटिव पे। हमने पढ़ा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी, कब पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, संडे की क्लास में पढ़ा था ना, पढ़े थे ना। और ये हमेशा किसके डायरेक्शन को शो करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ला के रख देता हूँ। क्या ला के रख रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ला के रख, ठीक है। क्या ला के रखे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। कलर चेंज, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिखा सबको? डायपोल इन द सेंस यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू ए पे, और बी पे क्या हो गया, माइनस क्यू। बी पे कौन सा है, माइनस क्यू चार्ज। और ये कितने डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे। नहीं समझ में? नहीं आया? है ना? इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है यार, डाइपोल है तो 12 होता है ना, आर कहाँ पे आ रहा है? डाइपोल का डिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है डाइपोल का? याद है ना, बोलना दोस्त। नहीं पता? तुम बोलो, कैसा करते हो यार, पढ़ते नहीं है। when two equal magnitude but opposite charges are placed very close together then this whole system is called electric dipole। पढ़े नहीं थे क्या? पढ़ के नहीं आते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं जब नहीं पढ़ के आते हैं तो। अब सुनो, फिर से आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कंसीडर, लिखो, साथ में लिखो, अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अ डाइपोल ए बी consisting with plus q and minus q charge placed at a distance of 2L. A uniform electric field, uniform this dipole capped, समझते हो कैप्ट का मतलब, कैप्ट थीटा डिग्री in a in a uniform electric field, in a uniform electric field E। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। रुक जाओ, अभी समझो, लिखो मत। यहां तक समझ में आ गया? कुछ नया चीज नहीं लिखते हैं। ये डायपोल का इंट्रोडक्शन था। ये किसका इंट्रोडक्शन है, दिस डायपोल इज कैप्ट, कितने डिग्री पे कैप्ट है, थीटा, ठीक है। द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात को समझो और बड़े अच्छे समझने की कोशिश करना, जहां समझ में नहीं आएगा पूछना, ये टॉपिक बहुत कुछ सिखाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ।
ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ सिखाएगा यार। यहाँ पे कौन सा चार्ज है और यहाँ पे क्या है, तो रिपेल करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो उसकी ओर जाएगा कि उससे दूर जाएगा, तो इसमें एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। डाउट है? क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कुछ, यहां पे देखो, फोर्स exerted on plus q charge by इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इसका मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या लिखा हूं, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसके बिना नंबर आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश मीडियम, सुनो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या लिखें, फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैं थोड़ा सा अच्छे से और लिख दे रहा हूं, तो वो फोर्स क्या होगा, एफ ले लिया। याद करो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ई क्यू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, जोर से बोल, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था, बोलना क्या चाहता है भाई, नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, एक किसके अलॉन्ग है, इसी के अलॉन्ग है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, बैठ जा। अलॉन्ग टू द डायरेक्शन ऑफ ई, सेम डायरेक्शन, ई के डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? अंत तक कोई दिक्कत नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सेम लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू चार्ज किसके कारण, बाय क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी बात को समझो, बहुत मजा आएगा। इसका क्या होगा, इसका भी फोर्स मैं एफ ले रहा हूं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और किसके कारण लग रहा है, ई के कारण लग रहा है, ठीक है। और कहां लग रहा है, ई के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ई उधर है, ई का डायरेक्शन वो है, तो ये किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखेगा अपोजिट टू ई, दिख रहा है, अपोजिट टू। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? या मैग्नीट्यूड की बात करूं ना, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्यू ही आएगा, डायरेक्शन नहीं लेते हैं तो, ठीक। अब यहां पे एक चीज बताओ, यहां पे कितना फोर्स लग रहा था, यहां पे फोर्स लगा एफ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्यू ई। यहां पे भी अगर फोर्स की बात करूं तो क्यू ई, सेम फोर्स क्यों लगा, इसका कारण बताता हूं। क्योंकि जो डाइपोल होता है, अगर यहाँ 10 कूलम है तो यहाँ 10 कूलम होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस। अगर ये 10 न्यूटन तो ये 10, ये 10 कूलम तो ये 10 कूलम। तो ये समझ में आता है कि क्यू दोनों जगह पे सेम होगा, क्योंकि डाइपोल है। दूसरी बात, ई दोनों जगह पे सेम क्यों है, निखिल बोलेगा, तुम बोलो, ई दोनों जगह पे सेम क्यों है भाई, अलग अलग जगह पे इंटेंसिटी तो अलग अलग होती है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉपिक में ही बोला है, किसमें बोला, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे इंटेंसिटी सेम होगा। तो यहां पे क्यू था, तो यहां पे क्यू था, तो यहां पे ई है, और यहां पे ई इसलिए है क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों तो सेम आ गया, सेम फोर्स आ गया। अब आप सोचो, बैठो ना, 3 बार बोला तभी नहीं बैठ रही, ठीक है। अब सोचो, छोटा छोटा सा प्रैक्टिकल चीजों को अपन थोड़ा सा गौर करते हैं। सोचना, कि थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, हाँ। यहाँ पे सोचो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा करके, ठीक। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे लगा रहा हूँ 0 न्यूटन का फोर्स, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ। किधर मूव करेगा ये, उस साइड मूव करेगा, ये तो फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, फोर्स नहीं लगा रहा तो कैसा करेगा, घूमेगा ऐसे ना। अरे फोर्स नहीं लगा रहा, वहीं पे स्टे है, रेस्ट में है ना ये, तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा ना। नहीं समझ में आया? अरे ये ऐसा है ना, ये रेस्ट में, ये फोर्स लगा रहा है, तो इधर लेके चल जाए, खींच देगा इसको, लंबा कर देगा, फिर क्या करेगा, ये ऐसा घूमना चालू कर देगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन। चलो एक और चीज हम बताते, इसको निक्की भैया बोलेगा, ठीक है। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है,
और इधर लगा रहा 2 न्यूटन का फोर्स, चल बता क्या होगा। इधर ही घूमेगा, इनके गांव में अभी भी इधर ही घूमेगा, एक साथ कैसे जाएगा। देख इसको बोलते हैं हेलिक्सिकल मोशन, कभी नाम सुने थे आप? नहीं सुने? पहली बार, अभी तो 11 में पढ़ लेना चाहिए था सारी चीजें। देख अगर ये ऐसा है ना, ऐसा है ना, अगर ये ज्यादा ये कम फोर्स लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है ना, तो ये ऐसा ऐसा घूमते हुए चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड बाय हेलिक्सिकल मोशन। मोशन देखा, पानी में अगर ऐसा करके जो पत्थर मारते हैं ना, तो जो सर्कल ऐसा सा वेव जो बनता है ना, उसको बोलते हैं हेलिक्सिकल। तो उसी से आया था नाम हेलिक्सिकल मोशन। 4th चैप्टर में पढ़ोगे इसको डिटेल्स में, थोड़ा सा समझ में आ गया। तो उस कंडीशंस में वो एक जगह पे रोटेट नहीं करेगा, आगे चलता जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा फोर्स लगा रहा है और एक क्या कर रहा है, कम। सिंपल है ना, वो बच्चे लोग देखियो एक कपड़ा या रस्सी पकड़ के घूमते रहते हैं। अगर एक जन पकड़ा है, खड़ा है, और दूसरा दूसरा अगर फोर्स लगा रहा है, तो उसकी सराउंडिंग घूमेगा, ऐसे ऐसे करे सराउंडिंग घूमेगा ना। अब मान ले कि दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा तेज घूम रहा है, धीरे घूम रहा है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते आगे निकल जाएंगे। समझ में मेरी बात? लेकिन थर्ड केस, अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर भी अगर वो 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो क्या होगा, तब वो एक ही जगह पे क्या होगा, सेंटर से रोटेट करना चालू कर, क्या करेगा, जैसे ये इधर भी फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा, तो उसी जगह पे क्या होगा, रोटेट करना चालू। बात समझ में आ गया? आगे नहीं आया? आ गया ना? तो अब मैं निकालता हूं नेट फोर्स। क्या निकालूंगा अब मैं? रुको, अब क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। तो सुनो क्या होता है, नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल, डाइपोल। अब सोचो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। मैं टोटल फोर्स निकालने वाला हूँ, नेट फोर्स। तो मुझे पता चला है कि F प्लस क्या था, F, दोनों तो सेम थे लेकिन दोनों अपोजिट थे, एक उधर तो एक इधर, तो इसीलिए माइनस साइन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो ये दोनों होगा, और इसका वैल्यू क्या निकला, क्यू ई, और इसका प्लस माइनस माइनस, फिर इसका भी क्या होगा, क्यू ई, तो क्या हो गया, जीरो। तो मतलब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। फिजिक्स का एक फंडा है, फिजिक्स का एक फंडा है, जब भी नेट फोर्स जीरो आता है, क्या आता है, नेट फोर्स क्या आता है, जीरो आता है। तो हम ना दो टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, दो टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट ये होता है कि आप चेक करो कि नेट फोर्स क्या आ रहा है, नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर नेट फोर्स अगर जीरो आता है ना, तो इसके साथ हम दो कंडीशंस और अप्लाई करते हैं। दूसरा देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। अगर नेट निकाल रहे हो मतलब एक तो नहीं होगा, एक से अधिक होंगे, तभी तो जोड़ने को ही तो क्या बोलते हैं, नेट। तो अपन अगर नेट जीरो आ गया ना, तो अपन देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट। क्या हमारे केस में है, क्या हमारे केस में है, क्या हमारे केस में एक फोर्स इधर लग रहा था और दूसरा फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। तो हमारा तो दोनों ही केस फॉलो अप हो रहा है यार, नेट फोर्स भी जीरो हुआ और दोनों फोर्स अपोजिट में लग रहा है। थर्ड चेक करते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। क्या चेक करते हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सुनिए नाम, नहीं सुने, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि निखिल सोच, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो एक ही लाइन में लग रहे हैं। दिखा कि नहीं दिखा, देख इधर फोर्स लग रहा, इधर फोर्स लग रहा, इन सबको मिलाऊंगा तो एक ही लाइन आ रहा। देख इन सबको मिलाऊंगा तो एक ही लाइन आ रहा। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो हमारे केस में सेम लाइन ऑफ एक्शन है कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। एक और चीज सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो। एक और चीज, मैं अगर यहाँ पे एक रॉड ले लेता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन है कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसका लाइन इधर आ रहा है, इसका लाइन इधर आ रहा। ठीक, तो हमारे केस में क्या हो रहा था, हमारे केस में एक इधर है एक इधर है, तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, याद रखो, पूरी फिजिक्स का निचोड़ बता रहा हूं। कभी भी सिचुएशंस में, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी अगर ये वर्ड अगर आपको आता है ना, ये वाला वर्ड टॉर्क, तो उसके लिए 3 कंडीशंस नेसेसरी है। अगर ये 3 कंडीशंस होगा तभी टॉर्क निकालते हैं, नहीं तो टॉर्क नहीं निकालते। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए भैया, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो क्या हमारे केस में नेट फोर्स जीरो आ रहा था क्या, यस। उसके बाद क्या चेक करते हैं कि भैया जो फोर्स है ना, जो फोर्स है वो अपोजिट होना चाहिए। यहां पे देखो सेम डायरेक्शन में आ रहा था, भले ही डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम।
तो यहाँ पे टॉर्क नहीं बनेगा। कहाँ पे टॉर्क बनना चाहिए? डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है क्या अपने पास? अपोजिट तो था और वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन था। जब ये पूरा होता तो उस जगह पे क्या निकालते हैं? टॉर्क। समझ में आ गया? तो बेटे आप बताओ कि टॉर्क यहाँ पे क्यों निकालें इस सिचुएशन में? क्योंकि इस सिचुएशन में हम फोर्स नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो फोर्स को तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फोर्स को जब जब भी फोर्स का वैल्यू 0 आता है तब हम क्या करते हैं? चेक करते हैं 3 पॉइंट्स को। अगर तीनों पॉइंट फॉलो अप हो जाता है तो मतलब वहां पे किसका रिक्वायरमेंट है? टॉर्क की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट पता चल गई क्यों टॉर्क है। अगर यही सिचुएशन इसमें होता तो होता क्या? नेट फोर्स तो 0 हो सकता था, इसका नहीं हो सकता था, सेम डायरेक्शन में ना। बात समझ में आए? तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, आइदर फोर्स, सुनिए ना, आइदर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? हाँ या ना? है क्या? कौन बोला है? श्रेष्ठ बोला। नहीं जानते तो नहीं जानते, डिस्टेंस। हो सकता कुछ नया सीख लें। ठीक है, अभी आप लोगों ने नहीं नहीं बोल दिया ना सारी चीजें। अभी जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं ना वो 12th में आएंगे तो सारे में इंजॉय करेंगे। पूछो क्यों? पूरा पढ़ रहे हैं और एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि सारा चीज बड़ा प्रिसाइजली पढ़ रहे हैं और पढ़ के भी आ रहे हैं। और अपन क्या है? रईस लोग हैं, पढ़ के ही नहीं आ रहे। ठीक है बस। और जबकि हमारे पास वीडियो बैकअप भी है फिर भी नहीं पढ़ के आ रहे। ठीक, तो देखो अदर फोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एक फोर्स। टॉर्क को निकालने का तरीका क्या है? टॉर्क ये बोलता है कि अगर दोनों फोर्स सेम है ना तो आप कोई भी एक फोर्स ले लो यहाँ पे और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका परपेंडिकुलर। ये ए बी तो इसको ले लिया मैंने सी, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ए सी होगा कि ए बी होगा? ए बी सी होगा? अरे ए सी होगा कि बी सी होगा? हाँ आप बताओ ना, परपेंडिकुलर के साइड ये होगा कि ये होगा? ए बी तो अलग है ना दोस्त। सब दो दो रीजन आप पहचान सकते हो। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखो, दिखा ना, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। यहां से ये भी पता चल गया कि यही है परपेंडिकुलर। दूसरा, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वहां थीटा बना तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा ना भाई? नहीं बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हर जगह पे थीटा थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। बात समझ में आ गया? अदर फोर्स का मतलब कोई भी एक फोर्स। तो हम टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। कोई भी एक फोर्स एफ हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ए सी। इक्वेशन नंबर 1 यहां तक क्लियर है? नहीं आया? चलो, तो टाउ इज इक्वल टू, जो एफ चल रहा था उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू ई लिख सकता हूँ ना। अब ए सी रहने दो, इट इज आर इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम पढ़े हैं ना? क्या था डायग्राम यार? ऐसे ही तो था। ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये 12 था। यहां से अंत डिस्टेंस और यहाँ पे थीटा था। हमको क्या निकालना है और क्या दिया है? निकालना थीटा, ए बी ए सी निकालना है। और दिया क्या है? मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में आता है। नहीं समझ में आया? यहाँ पे साइन क्यों ले रहे हैं? साइन क्यों ले रहे हैं? अरे बोलो ना। क्योंकि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है। क्योंकि ए सी निकालना था और ए बी दिया हुआ था। इसका वैल्यू ए सी और इसका वैल्यू ए बी। समझ में आ गया? ए सी इज इक्वल टू 12 साइन थीटा होगा। इसका वैल्यू लाके रख दो वहां पे। ठीक है, कहां पे रख रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू ई, और इसका वैल्यू क्या चल रहा है? 12 साइन थीटा। यार इससे अगर मल्टीप्लाइड करता हूं ना तो ये क्या हो जाएगा? ई और एक 2QL। और 2QL को देखते ही एक बात याद आ जाता है। क्या याद आता? पी। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? कहीं डाउट है? नहीं डाउट है? अब एक चीज, आपने वेक्टर पढ़ा होगा 11th में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अगर ए डॉट बी होता है ना तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट बोलते हैं ना। और एक पढ़ा होगा आपने ए क्रॉस बी।
इसका होता है ए बी साइन थीटा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आता है वो वेक्टर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में है? इनका जो वैल्यू आएगा वो वेक्टर होगा, इनका जो वैल्यू आएगा स्केलर होगा। मतलब साइन को हटाऊंगा, यहां पे भी तो साइन थीटा है, साइन थीटा को जब भी हटाओगे तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, क्रॉस में आ जाएंगे। तो यहां पे भी तो साइन थीटा है, तो हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा। आ जाएगा ना, नहीं आया? और इसका रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर होगा। इनका रिजल्ट जो होता है वो वेक्टर होता है, मतलब इनका रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर होगा। मतलब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो क्या मेरा इक्वेशन परफेक्ट है? अभी देख लो, टाउ इज इक्वल टू पी डॉट पी क्रॉस ई लिखा है, ठीक। अब डायग्राम को देखो, क्या परफेक्ट है। मैंने अभी हम सब ने प्रूफ किया, टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी, किया है ना? सही है कि गलत है? सरासर गलत है। पूछो क्यों, कारण बताता हूं। आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन, डायपोल का डायरेक्शन क्या, पी मतलब डायपोल, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पढ़े है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये बताओ, ये घूमेगा, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? भैया इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर लेके जाएगा, और ये फोर्स क्या लेके जाएगा, इसको इधर इधर लेके जाएगा। तो ये घूमेगा, तो ये ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तो क्लॉकवाइज में पी से ई के साइड जा रहा है कि ई से पी की ओर आ रहा है? ये पी है, पी से ई के पास जा रहा है कि ई से पी के पास आ रहा है? पी से ई के पास ना, तो हमने क्या लिखा, तो गलत है, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको बोला, क्योंकि एग्जाम में बच्चा गलती करता है। तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, ये वाला जो होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हो। जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, पी क्रॉस ई, ठीक है, ऐसा, ये इसका करेक्ट है, पी से ई के लिए। अब एक बात, अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो किधर होगा डायरेक्शन, किधर होगा डायरेक्शन? तो सिंपल, अपना राइट हैंड है ना अपने पास, सबके पास, तो राइट हैंड को ऐसे कर देना। कैसे करना, ऐसे, ठीक। मतलब राइट हैंड को क्या करना, ऐसे कर देना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। क्या बोलते हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। तो इसमें ना कोई दो को देखो, देखो मैं इसको दरवाजे पे भी अप्लाई करके बता सकता हूं। इसको ले लो पोल, क्या ले लो, डाइपोल ले सकते हैं। इसको ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मिडिल फिंगर किधर दिखा रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर बनेगा, अंदर बनेगा। बात समझ में आया, नहीं आया? तो जब वो ऐसे जाएगा तो टॉर्क अंदर बनेगा, और ऐसा। एक और चीज बताता हूं, आप स्क्रू टाइट कियो कभी, कियो कि नहीं कियो? तो अभी ना मैं टाइट ऐसा करूंगा तो टाइट होगा कि लूज होगा, टाइट हो रहा है ना, तो ये अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, तो यही है टॉर्क, अंदर जा रहा है। बात समझ में आया? और हम जो किए थे वो क्या था, खोल रहे थे, लेकिन दिखा कहाँ रहे थे, अंदर। गलत है ना, वो तो बाहर हो जाएगा फिर। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट देख लेना, फिर समझ में आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, मैं सीजी लेवल का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे आपका बेस मजबूत रहे। तो यहां तक समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम कब होगा, यहां से यहां तक लाने में, कि यहां से यहां तक लाने में, कि यहां से यहां तक लाने में, कि यहां से यहां तक लाने। मतलब एक स्क्रू को मैं टाइट कर रहा हूं, थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, या बहुत सारा घुमाऊंगा तो ज्यादा ताकत लगेगी। मतलब एक ऐसा है, मैं ऐसे घुमा दिया, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया, ज्यादा ताकत लगा क्या, है ना? तो ये टॉर्क ज्यादातर कहां पे होगा, ये यहां पे रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और यहां रहेगा तो कम फोर्स लगेगा, यहां रहेगा तो कम फोर्स, और उसी की लाइन में अलाइन हो गया तो फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है। मान लो कि ये यहां पे आ जाता पोल, और ये यहां पे, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्या ये नीचे आएगा? और भैया ये तो इसके पास है, दूर थोड़ी जाना चाहेगा उससे, और ये इसके पास है तो दूर जाना चाहेगा क्या, नहीं। तो वो उसी लाइन में लाइन है, मतलब कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, लगेगा। कब तक टॉर्क लगेगा, जब तक वो उसके डायरेक्शन पे नहीं आ रहा। जैसे उसके डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा तो टॉर्क बिकम्स जीरो। बात समझ में आ गया? तो मैक्सिमम टॉर्क कहां पे लगेगा, क्योंकि यहीं से ही तो जा सकता है ना, इससे आगे और कहीं से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो ये यहीं से जा सकता है। बात क्लियर है? वो मैक्सिमम, तेरे को नहीं समझ में आया बोलना तो पूछेगा बे, पूछेगा तभी तो बताऊंगा मैं। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर कंडीशंस है ना, कंडीशंस मस्त है बच्चे, हर बार कंडीशन, अरे यार क्या हो गया, कंडीशन हर बार अप्लाई करना। कंडीशंस, फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम
टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90। क्यों होना चाहिए सर, ये भी देख लो। इसके पीछे का दो रीजन मैं आपको बताता हूं। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहाँ पे मेरे पास एंगल जो है वो साइन थीटा है। आप, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ आपको, मैथ्स के भी तरीके से बता रहा हूँ और जो जनरल सोच सकते हो वो तरीका भी बताता हूँ। आपको पता होगा कि जो साइन का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच होता है। तो ये होता है, ये उसका मिनिमम वैल्यू, ये इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? तो मुझे मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम चाहिए? अरे मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए? तो मैक्सिमम में 1 आया यार। साइन 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का होता है ना 1। तो ये हट गया, तो थीटा बिकम्स क्या होना चाहिए, 90। मैक्सिमम के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90। एक रीजन ये है, ठीक, जो आपको पता होना चाहिए था। सेकेंड एक रीजन और है कि भैया मुझे ना एक चीज ये पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। मेरे पास एक प्लस है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। आप बताओ यहां से यहां तक लाने में ज्यादा टॉर्क लगेगा कि यहां से यहां तक लाने में टॉर्क ज्यादा लगेगा? दूर वाले से ना, इसे तो और नहीं जा सकते ना क्योंकि इसके एरिया में आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितने डिग्री बना रहा है, तो वो एक कंडीशन है, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, याद रखो P क्रॉस E होता है, E क्रॉस P नहीं होता है। तो जब भी आप इसका क्या हटाओगे, PE साइन थीटा, और थीटा बिकम्स, जब ऊपर से जाने लगे तो कह देना मैं स्टॉप हो जाऊंगा, ठीक है। यस बोलो, जा रहा अभी, साइन 90 का वैल्यू 0, अभी तो बताया था। तो मैक्सिमम टॉर्क जब भी बोलेगा तब खाली P ही आएगा, ठीक। अब मिनिमम टॉर्क कब होगा यार, मिनिमम का मतलब -1 ले लो, या फिर मिनिमम कब टॉर्क लगेगा, ये इसी लाइन में लाके अलाइन कर दो ना। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऐसा ऐसा करते करते थीटा तो 0 हो गया, नहीं होगा। तो मिनिमम टॉर्क के लिए क्या होगा कंडीशन, मिनिमम, उतारे हो कि नहीं उतारे हो, समझ रहे थे, अब उतार सकते हैं खुद से। अरे हाँ या ना, क्या बोल रहा है निखिल, क्या बोल रहा है, घर जाके, घर जाके कैसे उतारेगा, वीडियो देख के। तेरा तो वीडियो बंद है, हाँ चालू है तेरा, एक चालू है, ठीक है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। ये गलत किया हूं मैं, एक चीज गलत कर दिया हूं यहाँ पे ना। आप जब इसको स्प्लिट कर देते हो ना, तो आप वेक्टर यहाँ पे शो नहीं कर सकते। बहुत सारे रूल्स है वेक्टर के, सारे रूल्स आप जानते हैं, नहीं जानते, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं, छोड़ो हटाओ, ठीक है। 199 का रिचार्ज बस है, फिर आप सारा चीज जान जाएंगे। मिनिमम समझ में आ गया, तो ये मिनिमम टॉर्क है। इसमें एक बनता पोटेंशियल एनर्जी और एक बनता है वर्क डन। वो हम पोटेंशियल जो इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तब ज्यादा फील आएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर चैप्टर बोल दिया, चैप्टर क्लोज हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, उसको अलग से पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपके बोर्ड में आता है, उसी न्यूमेरिकल्स को मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी कहाँ से नोट नहीं किया वहां से नोट करो, और नेक्स्ट क्लास परसों ही लगेगा, फिर संडे को भी एक क्लास लगेगा, ठीक है। उसमें फिर हम बहुत सारे चीज, कहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना, फटाफट लिखें, ठीक है।